नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। 5 की पड़ताल में बिहार चुनावों को लेकर लगातार मंथन चिंतन जहां पार्टीज में हो रहा है, तो वही मेरे शो में भी हो रहा है, इस प्लेटफॉर्म में भी हो रहा है। बिहार से हमारे जितने भी दर्शक हैं, पूर्वांचली जितने हमें देख रहे हैं, उन सभी को महापर्व छठ की बेहद बेहद शुभकामनाएं। आप जानते हैं, बिहार का चुनाव हो और दिलचस्पी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एनडीए और महागठबंधन दोनों का चुनावी प्रचार फुल फ्लो में चल रहा है। तमाम मुद्दे चुनावी प्रचार के दौरान उठ रहे हैं। एनडीए जहां जंगल राज पर निशाना साध रही है, तो वहीं मुस्लिमों की भागीदारी पर आरजेडी बैकफुट पर है। अमित शाह ने जंगल राज को लेकर तगड़ा वार किया, तो वहीं आरजेडी ने तेजस्वी यादव को नए नायक के तौर पर पेश किया। पटना में जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर्स हैं। इसी मसले पर करेंगे एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव में सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। एनडीए और महागठबंधन लगातार मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए हर दांव पेच आजमा रहे हैं। खगड़िया में गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर आरजेडी के जंगल राज पर निशाना साधा। कहा, ये चुनाव तय करेगा कि बिहार में जंगल राज वापस लाना है या विकास का राज। चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज लाना। वहीं आरजेडी ने तेजस्वी यादव को नए नायक के तौर पर पेश करते हुए पटना में पोस्टर लगाए हैं। पार्टी दफ्तर के बाहर लगे इन पोस्टरों में तेजस्वी यादव की मुस्कुराती हुई तस्वीर के साथ उन्हें बिहार का नेतृत्व करने वाले चेहरे के रूप में दिखाया गया है। पोस्टर पर लिखा है, बिहार का नायक। बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन उनको नायक बनाए हुए है, क्योंकि उन्होंने जो 17 महीने में नौकरी दिया, बिहार के विकास को आयाम दिया, पर्यटन के क्षेत्र में जोड़ने का काम किया, आईटी सेक्टर में जोड़ने का काम किया, और बिहार की जनता का जो विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व पर बना है, परिवर्तनकारी राजनीति के आयाम के तौर पर बिहार की जनता के जो पसंद बने हैं, संविदा कर्मियों को जो परमानेंट करने के बात किया गया है, उसके बाद किसी भी संविदा कर्मी से पूछिए तो यही कहेंगे कि बिहार का नायक है तेजस्वी। उधर एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होने पर निशाना साधा। एक्स पोस्ट कर लिखा, महागठबंधन न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है न उप मुख्यमंत्री। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं से कहा कि अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी। वोट बैंक बना के रखना ऐसे समुदाय को। मुसलमानों की बात करेंगे, जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। जाहिर है, बिहार का चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। एनडीए और महागठबंधन का एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। देखना होगा जनता किसके दावे वादों पर एतबार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अब देखिए, चेहरे आ रहे हैं सामने धीरे धीरे। तमाम स्टार प्रचारक जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को एड्रेसल कर रहे हैं, और जनता की परेशानियों को एड्रेस कौन कर रहा है, जनता के मन में क्या चल रहा है, ये भी हम लगातार भारत एक्सप्रेस पर आपको बता रहे हैं। लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पर, अलग अलग नीतियों पर जो काम किया जा रहा है, उस पर एक सार्थक चर्चा करते हैं। मेरे साथ एक बहुत ही जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता यासिर जिलानी साहब जुड़ चुके हैं। यासिर भाई, नमस्ते कर रहा हूं आपको। मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर राकेश रंजन जी जुड़े हैं। राकेश भाई, नमस्ते आपको, एक बार फिर से आपका स्वागत मेरे शो में। मेरे साथ डॉक्टर विभय कुमार झा साहब, प्रवक्ता एलजेपीआर। क्योंकि आजकल आप देखेंगे लगातार, भले ही आवाज़ खराब हो गई हो क्योंकि अलग अलग एड्रेसल कर रहे हैं चिराग पासवान, लेकिन बावजूद उसके उनका मैसेज यूथ के बीच कैसे जा रहा है, ये मैं जानने की कोशिश करूंगा। और मेरे साथ वन ऑफ माय फेवरेट फेसेस डॉक्टर संजय कुमार। इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ है। संजय सर, आपको भी मेरा नमस्ते। डिबेट की ओपनिंग यासिर भाई आपके साथ ही कर रहा हूं। सबसे पहले तो अभी आपका जन्मदिन भी था, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप इसी तरह से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, इसी तरह से आपका चेहरा शाइन करता रहे, आप शाइन करते रहे, ये मेरी शुभकामनाएं आपको। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, गृह मंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, अभी तो पूरी रैली, इसका रैला हम देखेंगे, लेकिन वापस से वही जंगल राज जंगल राज जंगल राज। आपको नहीं लगता कि बीजेपी को तो नया एजेंडा दे देना चाहिए कि देखिए 2000 से लेके 2025 तक क्या हुआ छोड़ दीजिए, 2025 के बाद ये हमारा विजन है, इस पर वोट कीजिए। लेकिन बार बार जंगल राज जंगल राज जंगल राज, इसीलिए शायद इंडिया ब्लॉक कहता है कि मुद्दा विहीन है। रोहित भाई, सबसे पहले आप बेहद अच्छे पत्रकार के साथ साथ बेहद अच्छे इंसान भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे विश किया। ये मेरे लिए बड़ा सम्मान की बात है। मैं अब आता हूं मुद्दे पे। देखिए, जंगल राज की चर्चा इसलिए बार बार बिहार की जब बात आएगी तो वो जो एक काला अध्याय है जिसमें लालू प्रसाद यादव जी की हुकूमत रही है, उनके परिवार की हुकूमत रही है, वो इसलिए जोड़ा जाता है कि लोगों को पता चले कि किस तरीके से एक भारत का एक ऐसा राज्य था बिहार
जिसमें एक परिवार ने ऐसी हुकूमत चलाई जिसको लोगों के अंदर एक डर, भय और बर्बादी की उस कागार पे बिहार को लेके वो पहुंच गए थे, जिसको इसी हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है। वो उस अपराध का बोलबाला, अपराधियों का बोलबाला, माफियाओं के हाथ में तमाम बिहार के हिस्से कब्जे में थे। पुलिस कोई काम नहीं कर पाती थी, प्रशासन कोई काम नहीं कर पाता था। नेताजी के जो चेले थे, उन चेलों के हाथ में जोन वाइज बिहार को बांट दिया गया था और जो वो कहते थे वही करते थे। और नेताजी के बाद जब बात बचती थी तो उनके 2 साले थे, एक साधु और एक सुभाष। उनका कारनामा अगर उनपे हम चर्चा करें विस्तृत तो पूरी डिबेट आपकी निकल जाएगी कि किस तरीके से उन्होंने बिहार को पंगु बना दिया था। इसलिए बार बार चर्चा आता है। आप यकीन करें कि गोपालगंज से लेके और पूरा वो इलाका सुभाष यादव के कब्जे में था और पटना से लेके दरभंगा और मधुबनी तक का इलाका जो दूसरे साले थे उनके हाथ में था। इसलिए बार बार ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो जनता होती है वो सब कुछ करती है, जनार्दन होती है, वो डिसाइड करती है। जनता ने उन्हें चुना था लेकिन जनता का भी मान सम्मान नहीं किया। और उसके बाद जब नई पीढ़ी की पॉलिटिक्स उनके घर में आई तेजस्वी यादव के रूप में, तो लैंड फॉर जॉब के मामले में उनका नाम आ गया। तो जो सिलसिला, जो कृत्य परिवार के मुखिया कर रहे थे, वही परिवार के आने वाली जनरेशन ने भी प्रदेश को दिया। इसलिए हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। और रैली की आप जो बात कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जाएंगे, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के पहले कार्यकर्ता हैं, फिर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। इसका मंडल अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। और हमने जो काम किया है, जो अभी आप नीतीश कुमार की जो अब तक की यात्रा रही है, जो बिहार में उन्होंने पिछले 20 साल में 17 साल, 17.5 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी रही है, उसमें काम हुआ है। उसमें आप गांधी मैदान पटना का किसी के कब्जे में नहीं रहा है। गांधी मैदान पटना का कब्जा 20 सालों में बिहार बहुत आगे आया है। मैंने आपको 3 से 4 मिनट दे दिए। रोहित भाई, रोहित भाई एक नाम बता दूं, सब्जी बाग से लेके और पटना के पूरे इलाके में एक पप्पू यादव हुआ करते थे, राजजेडी के नेता थे। ये पप्पू यादव नहीं जो पूर्णिया से आते हैं, उनके कब्जे में था। तो इस तरह के लोगों से छुटकारा अगर ये लोग आ जाएंगे तो फिर वही सिचुएशन बिहार में आ जाएगी, वही सारी व्यवस्था बहाल हो जाएगी, उसी तरह की गुंडागर्दी चरम सीमा पे आएगी। इसलिए बार बार हम लोग कह रहे हैं जनता से हाथ जोड़ के कि इनको मत लाइए। ठीक है, जनता को अवेयर करने का काम एनडीए कर रहा है, बीजेपी कर रहा है, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, गृह मंत्री जी कर रहे हैं, ये कहना है यासिर जिलानी का। रंजन भाई, मैं आपके पास आ गया। उन्होंने तो एक के बाद एक कई नाम दिखवा दिए और मैं जान रहा हूं आपने भी अब तक कई नाम लिख लिए होंगे। मुझे पता है आपकी तैयारी बहुत मजबूत रहती है, लेकिन प्लीज आज एक पोस्टर बड़ा वायरल रहा जिसमें नायक के तौर पे, एकदम हीरो के तौर पर तेजस्वी जी हैं। मैं देख रहा था उनकी रैलीज में जा रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, वो यात्रा निकाल रहे हैं, लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन नायक का इतना बड़ा पोस्टर, कुछ एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं इसके पीछे बैकग्राउंड भी बताइए, एक्सपीरियंस भी बताइए। रोहित भाई नमस्कार। नमस्ते सर। एक बार और आपके नायक वाले सवाल पे भी जवाब दूंगा, लेकिन अभी आप देखिए ना कि कैसे पेट में जो दर्द हो रहा है। जब महागठबंधन के पक्ष में पूरा समाज, हर वर्ग का हर एक वोटर, हर कोई जनता हो, महिला हो, पुरुष हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, अल्पसंख्यक हो, सवर्ण हो, जब उठ के साथ आकर के एकजुट अब कह रहा है कि निकम्मी जो एनडीए की जो सरकार है उसको बदलना है, तो अब ये लोग कभी रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। जितना इनके नमूने आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री की तो वैसे बिहार में कोई सुनता नहीं है और कोई वैल्यू नहीं देता है, इसलिए क्योंकि इतना जुमला फेंक दिए हैं, इतना झूठ फेंक दिए हैं और लोगों से इतना वादा खिलाफी कर दिए हैं कि कोई उन्हें सीरियसली लेता नहीं है। इसीलिए शासन, प्रशासन और संसाधन का मिसयूज करके जबरदस्ती वोट लोगों को उठा करके ला रहे हैं। तो इन्हें पता हो गया है कि ये चुनाव हार रहे हैं। अब सुनिए, दिक्कत ये है कि अभी काला राज की बात कर रहे थे, इन लोगों की दिक्कत ये है
कि ये जो सामंती और मनवादी लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते हैं कि पिछड़ों का राज आए, गरीबों का राज आए, वंचितों का राज आए, शोषितों का राज आए। ये पूरे हिस्ट्री आप गिना दिए, उस बीच एक पिछड़े समाज का नायक जो निकल के आया और बना मुख्यमंत्री, ते करने क्या लगे, दलितों का, पिछड़ों का नरसंहार करने लगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग जो है, जब हम लोग के अंदर रहते थे, मेरे खेत में काम करते थे और मेरा बधुआ मजदूर रहते थे, तो इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम लोग मुख्यमंत्री बना लो, अपना राज ला लो। तो पेट में तो दर्द इन लोग को होगा ही। ये तो आप सीधा सीधा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठा रहे। रंजन भाई आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप ही बोलेंगे, लेकिन आपने कहा प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कोई सुनता नहीं है। लोकसभा में 40 में से 30 सीटें एनडीए के पास ही तो गई हैं, तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं सुन रहा कोई? नहीं, सुनिए ना, अब बताइए कि आज से 11 साल पहले इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख सबके खाते में आएंगे, गैस का सिलेंडर जो है 350 से फ्री हो जाएगा। हो गया कितना? 1100 रुपया। बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार, अब 35 रुपये और 40 रुपये देंगे, हो गया कितना? 100 पार। तो इनकी जो वादा है, और एक कह रहे हैं कि हम जन कल्याणकारी कर रहे हैं। अरे 35 रुपया का जल 100 रुपया पार हो गया, 350 का सिलेंडर 1100 पार हो गया, और सबका दूसरा ये लोग लेकर के आए कॉन्ट्रैक्ट राज। और जब उस सारी चीजों से हटा करके, और तेजस्वी जी जब नौकरी की बात कर रहे हैं, हर घर रोजगार देने की बात कर रहे हैं, और पलायन की आवाज उठा रहे हैं, और स्वास्थ्य सुविधाएं और नहीं, ये सब तो होना चाहिए। इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो इसीलिए ये लोग अब जानते हैं क्या, अब क्या कर रहे हैं, अब ये हिंदू मुसलमान पे आ गए हैं। अब देखे होंगे लेटेस्ट। मैं आऊंगा, उस पर बात करूंगा, लेकिन आप बार बार रंजन भाई, यू आर माई वन ऑफ माई फेवरेट फेसेस। रंजन भाई आपको पता है ना, आप मेरे कुछ चुनिंदा चेहरों में से फेवरेट चेहरे हैं, जो आता है पूरा होमवर्क करके आता है। अब आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख भ्रष्टाचार, ये बातें थी 2014 में, फिर 2019 हो गया, 24 हो गया, यानी जनता की अदालत में तो उनको एक्सेप्टेंस मिल ही रही है ना, इसको आप कैसे नकारेंगे सर? राकेश भाई, अरे एक और नारा बीच में बच्चा बोल रहा है, वोट छोड़ गद्दी छोड़। मैं कह रहा हूँ इसी मुद्दे पे मैं आऊंगा इस पर, आऊंगा। 30 सेकंड का बटन हो रहा है, और जब एक्सपोज हो रहा है तो एक और पार्टी बना लिया है। जिलानी भाई 20 सेकंड दे पाऊंगा, आपको पता है मेरे पास 2 गेस्ट और हैं, उनके पास भी ज्यादा है। 20 सेकंड। चाहे वो बीजेपी हो। आपने रोहित भाई, आपने कहा कि राकेश जी आपके फेवरेट थे, सबसे लड़ाई जा रही है, अब वो सुनेंगे नहीं। राकेश भाई को सुनिए, 20 सेकंड राकेश भाई सुन लीजिए। हाँ, आपने रोहित भाई राकेश जी को कहा आपके वो फेवरेट हैं, तो ये मुझे लगता है कि शायद किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। आज 20 साल पहले चले जाइए, सैलरी कितनी थी जब 30 रुपए का पेट्रोल बिक रहा था? और राकेश जी कुछ तो आप तैयारी कर लिया करिए, जो तार्किक हो, संदर्भ में बात करिए, कुछ तो बात कर लीजिए। रोहित भाई ने तो आपको बता ही दिया कि आप पूरे चुनाव में जब जहां गए हैं चुनाव हारे। आज इसलिए लोगों ने एक्सेप्ट किया क्योंकि आप लोग ये जो हवा हवाई बात करते रहे ना, आप पे विश्वास कोई नहीं करेगा, आप पे विश्वास कोई नहीं करेगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि वो जानते हैं कि सब परिवार के अंदर चला जाएगा। बड़ी बहन, छोटी बहन आ जाएंगी, उसकी बीच वाली बहन आ जाएंगी, उनके पति आ जाएंगे, उनका छोटा वाला भैया फिर दोबारा से आ जाएगा। ये सारी चीजें मैं एक बार ओपनिंग ले लूं रंजन भाई, मैं जल्दी से विभय कुमार जी के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर विभय प्लीज, मैं आप दोनों को मौका दूंगा, सबको मौका दूंगा। विभय जी प्लीज आप आइए। विभय जी प्लीज, मैंने तो बताया, देखिए बहुत मेहनत कर रहे हैं चिराग पासवान जी, इतना घूम रहे हैं, इतना एड्रेसल दे रहे हैं, गला बैठ गया है, फिर भी नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स आ रहा है युवाओं के बीच से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? रोहित भाई, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये जो महागठबंधन वाले हैं, आरजेडी और कांग्रेस वाले जी, कि कितने भी ये लोग नाक रगड़ते रह जाए, बिहार में जो 5वां टर्म है एनडीए का, वो कोई भी जो है इनका कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ बिहार में जो रोक दे। मैं आपको मजबूती से बताना चाहता हूं कि ये लोग, बिहार के जो हमारे आम आवाम है, बिहार के जो लोग हैं, वो गुंडागर्दी, बदमाशी और पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था बिहार को। वो दोबारा से जो 15 साल जो आतंक का राज रहा है यहाँ, आरजेडी का महागठबंधन जो कांग्रेस पार्टी बराबर की हिस्सेदार रही है। बिहार के लोग अगर याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो सिहर उठते हैं। तो आप एक बात मैं आपको मजबूती से बताना चाहता हूं कि जो 14 नवंबर 2025 का जो रिजल्ट बिहार का आएगा जी,
रोहित भाई, आप लोग वरिष्ठ मीडिया कर्मी हैं, देश भर में पूरे बिहार जो है एनडीए की इतनी आंधी, जो इतनी हवा जो भी अभी निकल चुकी है, जो 225 पार जो एनडीए का नारा है, आप लोग कहीं ना कहीं उसके आसपास देखेंगे 200 225 के आसपास। क्या बात है, जो है एनडीए पूरा देश रिजल्ट देखेगा। हाँ। इनको किस तरीके से फुटबॉल यहाँ की जनता बनाएगी, हाँ। इसके छक्के छूट जाएंगे। हाँ। ये मैं आपको मजबूती से बताना चाहता हूँ। एक सवाल और पूछूं आपसे, नरेंद्र मोदी, विभय जी, ये सब तो है, ये सब तो आपका सर्वे होगा, रिजल्ट पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आजकल ना आरजेडी, आप मेरी बात सुनिए, झा सर रोहित भाई सुन लीजिए, जब हाँ। कंपेनिंग जो है साथ साथ जो है घूमने का काम अभी बस शुरू होने ही वाला। ठीक है, वो तो मैं देख रहा हूँ, मेहनत पूरी चल रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि मेरे शो से कुछ नैरेटिव है जो बस्ट हो जाए, की सरकार बने और सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी, वाह वाह, जो 5वां टर्म है फिर से यहाँ पर बहुत बढ़िया जो सरकार बनाए। विभय सर, अब मेरा सवाल सुनिए, आजकल इंडिया ब्लॉक पता है क्या कर रहा है, मेरे शो पे ही आते हैं, आरजेडी वाले होते हैं, कांग्रेस वाले होते हैं, बहुत रिस्पेक्टेड है, वो बार बार कहते हैं कि बीजेपी जो है वो पार्टियों को खा जाती है, वो आपकी पार्टी का एग्जाम्पल देती है, आजकल पुरानी वीडियोस वायरल कर रही हैं जब सामान उठा के बाहर फेंक दिया था, वो कह रहे हैं कि हमें आपकी चिंता है, इंडिया ब्लॉक को एलजेपीआर की चिंता है। रोहित भाई, एक बात आप समझ लीजिए कि हाँ। हमारे नेता चिराग पासवान जी, हाँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो अगर कोई हनुमान है अगर इस देश में तो चिराग पासवान जी है। ठीक है, और उनका लगातार जो एक आशीर्वाद है, लगातार आशीर्वाद जो है प्रधानमंत्री जी का, हमारे नेता चिराग पासवान जी और हमारे दल पे लगातार मिलते रहा है। आपने देखा 5 लोकसभा की सीटें मिली, 5 जो है उनके आशीर्वाद से, जनता के बहुत शानदार रहा आपका, यस। अभी 29 सीटें मिली हैं, आप देखेंगे कि लगभग 100% स्ट्राइक रेट का जो है, लेकिन हमारी जो नजर है पूरे एनडीए की जो 243 पे हमारा जो इफेक्ट है, चिराग पासवान जी का इफेक्ट है, नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का, जो 5 दल है यहाँ पर, तो 225 पार का नारा है, उसमें हम लोग मजबूती से पार करेंगे। बहुत बढ़िया। और ये जो भैया बोल रहे हैं अपना आरजेडी वाले, हाँ जी, ये 14, इनको बताइए कि अपना स्क्रिप्ट तैयार कर लें, अपने नेता को लिख के दे दें कि वो 14 तारीख को जो हार जो है जो स्वीकार करेंगे। अरे उन्होंने तो नायक बना दिया तेजस्वी जी को, उनकी स्क्रिप्ट तैयार है। आ रहा हूँ झा सर आ रहा हूँ, अब मैं डॉक्टर संजय जी के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर संजय झा सर, वापस आपको मौका दूंगा, एक ओपनिंग हो जाए बस, संजय सर रह गए बस। संजय सर प्लीज आप मुझे बताइए, अब मैंने प्रधानमंत्री जी आए थे कल, हमने प्रधानमंत्री जी को देखा, उससे पहले योगी आदित्यनाथ जी थे, गिरिराज सिंह की बातों को हम इग्नोर करेंगे नहीं, उस पर भी मैं आऊंगा, और गृह मंत्री जी भी, जंगल राज जंगल राज जंगल राज, ये सारी बातें तो 2020 में भी गई थी जनता के बीच में कि इनको मत लाना, जंगल राज हो जाएगा, जंगल राज हो जाएगा, लालू राज हो जाएगा। हालांकि आप बहुत क्लियर कर चुके हैं, मेरी जनता भी जान चुकी होगी, जंगल राज ये टर्म जो है ये कोर्ट से ही निकला था, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट ने तो इसको बनाया नहीं, लेकिन अब बार बार जंगल राज, आपको लगता है कि ये चीज, ये फैक्टर भी है ग्राउंड पर? नहीं, देखिए, इतिहास में जो चीजें होती हैं उसको आप पूरी तरह से डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, इनको कालखंड में कारण जो रहा हो, चीजें जहां से छुटी हो, गलतियां जहां से भी हुई हो, लेकिन वो जो मैसेकर का दौर था जब नरसंहारों का बूचड़खाना बना हुआ था बिहार जी, तो उस कालखंड की चर्चा तो होती ही है ना। जो असुरक्षा का मामला है, अभी मैंने एक डेटा देखा था जी, महिलाओं से सुरक्षा के सवाल पर एक सवाल पूछा गया था, तो उसमें मात्र 9% लोगों ने कहा था कि हाँ सुरक्षा का सवाल होगा इस चुनाव में। मतलब कि अगर महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं तब तो मात्र 9% लोगों ने ही कहा कि नहीं अभी भी हमें सुरक्षा की जरूरत है। सही बात है। तो एक है वो वो चीज को एनडीए अपना नैरेटिव में लाएगा क्योंकि उनको शूट करता है, इसलिए कि जब वो भय की बात करेंगे, भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो मुद्दे उनके छूटते हैं, मुद्दे पर उनको लोग नहीं घेर पाते हैं। सही बात है। जिन मुद्दों पर उनको घेरा जाता है कि भाई शिक्षा कहाँ है, शिक्षा चिकित्सा कहाँ है, रोजगार कहाँ है, जो 58% युवा हैं उनके हिस्से में रोशनी कहाँ है, तो वहां से बचने के लिए ये बार बार इस चीज को ले जाते हैं उस कालखंड की तरफ। जब वो जंगल राज की बात करते हैं, जब वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, स्वाभाविक रूप से वहां पर जब जाते हैं तो लोगों के मन मस्तिष्क पर इसका असर न हो, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ ठीक है, युवा पीढ़ी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पीढ़ी 2005 के बाद की पीढ़ी है उसकी भी उम्र तो 20 साल हो गई। बिल्कुल सही बात। उसने तो जंगल राज देखा नहीं, कहानियां सुनी है। 20 साल से तो आपका राज्य है, तो क्या इस राज्य में सब कुछ हसमुख हो गया? बिल्कुल। अब वो जंगल राज था और आपका जो राज्य था वो राम राज्य हो गया, जहाँ सारी चीजें बिल्कुल स्मूथ है। क्या यहाँ पर कोई हत्या, कोई बलात्कार,
कोई असुरक्षा जैसी चीजें नहीं है, यहाँ पर चीजें छुपी है। लेकिन उनको घेरने के लिए लगता है कि सबसे पिन पॉइंटेड अगर इश्यूज है जो सीधे सीधे कनेक्ट करता है। अब 2020 में भी आपने देखा होगा नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था, अपने परिवार के लोगों से पूछना, अपने पिताजी से पूछना कि क्या वो कालखंड था। लेकिन जब तेजस्वी आते हैं और नैरेटिव बनाते हैं रोजगार का, नौकरी का, कि हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, ठीक है, और वही नैरेटिव चला 2020 के चुनाव में। जब इनको कहना पड़ा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे और नौकरी और रोजगार के बीच में चुनाव लड़ा गया बिहार में, और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 75 सीट लेकर के आरजेडी आई, तो वो तो भाई भ्रष्टाचार का मामला तो है, लालू प्रसाद जी कन्विक्टेड है, ये तो सही है क्योंकि वो बेल पर हैं। आईआरसीटीसी में तेजस्वी जी को पर भी चार्ज फ्रेम कर दिया गया है राव जेवनी कोर्ट के द्वारा। फिर 10 नवंबर को सुनवाई है लैंड फॉर जॉब को, तो आप इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा नैरेटिव जिसमें लगे कि नहीं हम बिहार को बेहतर बिहार बना के देंगे, क्योंकि अब तो तेजस्वी जी लड़ रहे हैं चुनाव, तो तेजस्वी जी फिर डिस्कोर्स में कोई ऐसी बात लाएंगे जिससे वो घेर पाए। जैसे वो कहते हैं ना, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई की बात वो करते हैं, सही बात है। ये भी लोगों को करता है कि नहीं अब हम एक ऐसा बिहार देंगे जहां पढ़ाई की बात हो, ठीक है, जब बुजुर्गों की दवाई मिलेगी, हम रोजगार के लिए हमारे पास, अभी तो उन्होंने कहा है कि हर एक परिवार को नौकरी देंगे। खैर वो तो बहुत प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन एक बात जो उन्होंने कहा खास करके जीविका दीदियों के लिए कि कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं जो 84 से 86 हजार, उनको हम सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे और उनके हिस्से में हम 30,000 रुपए की राशि देंगे। तो अगर इशू बेस्ड शायद तेजस्वी जी न करके वो काम इनका जनसुराज के प्रशांत किशोर कर रहे हैं। विपक्ष की पार्टियों को लगता था कि फिर वही सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से हम चुनाव में परिणाम ले आएंगे। लेकिन जो 58% की जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी को अपने भविष्य, अपने सपने और अपने बेहतरी के लिए वो चाहता है कि हमारे हिस्से में क्या आने वाला है। महिलाएं अधिकारों के बारे में जानना चाहती है। तो ये दोनों के इश्यूज हैं। देखते हैं बिहार का नायक के रूप में तेजस्वी जी अपने प्रभाव को डाल पाते हैं, अभी तो है, या भय और भ्रष्टाचार की बात करके ये अपने प्रभाव को। बहुत स्ट्रांग ओपनिंग आ गई। डॉक्टर संजय, मैं वापस आऊंगा आपके पास। जिलानी सर, अब सबकी ओपनिंग हो गई, अब ये शो आपका है। जिलानी सर, जंगल राज, वो बार बार कह रहे हैं कि पटना में गोलियां चल रही हैं। अगर वो जंगल राज था तो ये क्या है? खुलेआम मर्डर हो रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब इस तरह की चीजें ना आती हो। तो बदला क्या, डिफरेंस क्या? फर्क को समझने की कोशिश करना चाहिए। बहुत ही एक्सपीरियंस हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं जो बहुत ही विस्तृत तरीके से और पूरी जो जानकारी होती है उसके अकॉर्डिंग सारी बातें बिंदुवार वो बता रहे हैं। फर्क ये है कि उस जंगल राज में जब कोई अपराध होता था तो उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। इस जंगल राज में जब पटना के हॉस्पिटल में अपराधी गोली चलाते हैं तो विद इन एक टाइम लिमिट में, 1 घंटे के अंदर, जो घंटा चलता है 24 घंटे से लेके 100 घंटे के अंदर अंदर उन अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। अपराध तो मैं भी नहीं कह रहा हूं कि 100% कोई ऐसी सरकार हो ही नहीं सकती, फिर तो राम राज्य हो जाएगा। फिर कहां है? फिर तो हमारा सामाजिक जो समरसता है और सामाजिक जो बुनियादी ढांचा है वो अगर इस तरीके से बदल जाएगा तो फिर क्या कहना है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग जमीन के पे जब जा रहे हैं, हमारे जो कार्यकर्ता और नेता, तो वो सिर्फ जंगल राज की चर्चा करें। मैं सिर्फ पिछले 5 साल में जो नीतीश जी ने अपने कार्यक्रमों को अपना कर्तव्य मान के जमीन पे क्रियान्वित किया है उसकी भी चर्चा मैं बता देता हूं। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हम चर्चा कर रहे हैं। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो विकास का काम रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पे सड़कें, कॉलेज, हॉस्टल, बच्चों के लिए स्कूल भवन, ये दिखाई दे रहे हैं बिहार के अलग अलग जिलों में। जब आप जाएंगे, जब हर गांव को सड़क से जोड़ा गया है, जब हर नल में जल दिया गया है, तो लोगों की, ठीक है कि एक आप फ्रंट पे अगर चर्चा करना चाहें, क्योंकि बिहार की राजनीति का जो स्वरूप है बड़ा डिफरेंट है, उस पे हम इस तरह की चर्चा जब करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा अध्याय आता है जो चर्चा को दबा देता है। लेकिन ये सब काम हुए हैं। महिलाओं पे जो शिक्षा उन्मुख योजनाएं हैं, वो आपके जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं सीनियर, ये बताएंगे कि उसमें नीतीश कुमार की सरकार, जो एनडीए की सरकार रही है, वो कैसे पिछले 5 सालों में काम किया है। लड़कियों की छात्रवृत्ति, शिक्षा संबंधी प्रोत्साहन,
शिक्षा परिचालकों को बढ़ावा, टेलीफोन स्मार्टफोन देने की योजना, स्टेशनरी अलाउंस योजना, ये सारी चीजें दी गई। ऐसा नहीं है कि उसमें हमारी सरकार काम नहीं कर रही, लेकिन उस पर चर्चा थोड़ा हम लोग भी करने में कहीं ना कहीं कोताही करते हैं और इसकी चर्चा हो रही है। और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना रही है, उसमें आपको बता देते हैं कि वृद्धा, विधवा, विकलांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की जो व्यवस्था बहुत मजबूत की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसपेरेंसी रही है। कोई बहुत इस तरह की कोई बहुत बड़ी भ्रष्टाचार का, कोई अनियमितता का या कोई बीच में बिचौलिए का कोई मामला नहीं था। हमने इस हिंदुस्तान में देखा है कि एक प्रधानमंत्री ने मजबूरी में कहा था कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो 85 पैसे बीच के जो ब्रोकर होते हैं वो उड़ा ले जाते हैं। लेकिन अब की सरकार जो काम करती है या जो जमीन पे भेजती है, 1 रुपए भेजती है तो 1 रुपए मिलता है। तो हमारे कार्यकर्ता जब घर घर जा रहे हैं तो वो इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं। बात होनी चाहिए जिलानी सर, मैं तो कह रहा हूँ दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जब बिहार में डबल इंजन की सरकार है, आप 5 सालों की बात कर रहे हैं। अभी मैं राकेश रंजन भाई के पास जाऊंगा, वो बोलेंगे ये तो 20 सालों से है। मैं पूरे वो तो कह रहे हैं 20 सालों से डबल इंजन की सरकार है, फिर भी पलायन बड़ी स्थिति है। 5 साल की बात कर रहा हूं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उसमें आपने पुल नहीं बोले क्योंकि पुल गिर ही रहे हैं। अब उसमें बीच में आप भी थे, वो भी थे। रोहित भाई देखिए, बदला है, बट मसला क्या है कि ये जो नौकरी का बीच में लेके आ जाते हैं तो क्या उप मुख्यमंत्री बिना मुख्यमंत्री के साइन किए हुए किसी कार्य को कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने उस बीच से निकाल के और अपने आप को, जो आज का पोस्टर पे आप चर्चा कर रहे थे, नायक, नायक कैसे हो सकते हैं? नायक के बीच में तो एक और वर्ड है ना, खलनायक, जो उनके साथ परिवार के साथ लगा हुआ है। भाई जमीन बच्चों से ले ली नौकरी के नाम पे, ये नायक नहीं कर सकता, ये खलनायक कर सकता है। आपने पटना के फ्रेजर रोड के पीछे के हिस्से में आपकी जमीन आपने ली, ये आपके ही मीडिया के बड़े जो बड़े अपने जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बताया ना। हम लोग तो नहीं गए वहां पे कि किसकी जमीन कैसे रेलवे में नौकरी के बहाने ली गई, जिसमें नाम आया है तेजस्वी यादव का। तो ये नायक नहीं हो सकता, खलनायक ये इस तरह की बात कर सकता है। लेकिन हम लोग थोड़े मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। आरजेडी की तरह नहीं है कि वो बिल्कुल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कोई लेता नहीं। अगर बता दिया सीरियस ना लें भारत के लोग, तो आज भारत में सबसे ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन पे विश्वास है। वो जो बात कहते हैं ठीक है, डन। आपकी बात आ गई। रंजन सर जल्दी आ जाइए स्क्रीन पर। राकेश रंजन प्लीज। राकेश रंजन जी प्लीज, आपको लगता नहीं है कि जो इमेज है जंगल राज जंगल राज जंगल राज, आप भी तो लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैं तो यही चाह रहा हूँ, जो जंगल राज जंगल राज जंगल राज बार बार हो रहा है। 2020 में भी तो हुआ था, तब भी तो सबसे ज्यादा सीटें आप ही को मिली थी। तो जंगल राज वाला फैक्टर है जमीन पर। 2020 में मात्र 12,000 वोटों का डिफरेंस था। और उसमें भी जीत महागठबंधन को मिली थी। 10 से 12 सीटें इन लोगों ने चुरा लिया था और इसका पुख्ता सबूत था। कई जगह सीसीटीवी गायब कर दिया था इन लोगों ने, जबरदस्ती। पिछले बार सरकार, ये लोग चोरी की सरकार बनाए थे लोग। अभी पॉपुलरिटी की बात कर रहे थे। हम जानते हैं कि आप ये सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता है ना, क्योंकि गोल गोल से घुमाने की आदत है। अभी स्कूलों की बात कर रहे थे, हम बोल रहे हैं ना कि हर चीज, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात हो, चाहे 200 यूनिट फ्री बिजली की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, हर वो चीज जब तेजस्वी जी आए और इनको लगता था कि ये लोग क्या बोलते थे कि कहां से पैसा लाएगा नीतीश जी का, जिनका सारा लोग और पूरा अभी भी तेजस्वी जी हमारे इतना सम्मान करते हैं, उन्होंने लिटरली ये कहा था कि कहां से लाएगा, अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। और जब लाए, जब वही 17 महीने रहे तो उनको कहा कि नहीं दिया जा सकता है, इनके पास रीजन नहीं है, इनके पास नीति नहीं है, नियत नहीं है। जब तेजस्वी जी आए तो 5 लाख नौकरियां दिए, 7 लाख प्रक्रियाधीन किए, इन्वेस्टमेंट की बात किए, उधर एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाए और सारी चीजें। और मैं स्कूलों की अभी स्थिति की बात कर रहा हूं रोहित भाई। आप बताइए, इनसे पूछिए जरा कि 1996 के बाद प्राइमरी स्कूल में परमानेंट टीचरों की बहाली पूरे 20 साल में किए। शिक्षा मित्र बहाल करके 1500 रुपये तक शोषण करते रहे लोग कॉन्ट्रैक्ट पे, और तेजस्वी जी यही कह रहे हैं कि शोषणकारी जो नीतियां हैं वो खत्म करके और सबको समान अवसर दिए जाएंगे और समान
तरह के सम्मान दिए जाएंगे। या इनसे पूछिए कि नॉन टीचिंग की बहाली जो है 1997 के बाद ये लोग कभी किए हैं? ठीक है, आज तक नहीं हुआ है। आप करेंगे ना? रंजन भाई, 57,098 स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है, और 20,000 से ज्यादा बिजली तक नहीं ये लोग पहुंचा पाए, और 5,541 में शौचालय तक नहीं दे पाए। ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है। और विश्वविद्यालयों की यदि आप आंकड़ा उठा लीजिएगा, किसी भी कॉलेज में आप जाकर के देख लीजिए, अरे स्टूडेंट टीचर की रेशियो तो छोड़ ही दीजिए, कई सारे कॉलेज है जो एक एक टीचर चला रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी स्थिति बनाए। और स्वास्थ्य का तो आपने बता ही दिया, और संजय जी ने भी बताया कि क्या स्थिति है स्वास्थ्य में। नहीं तो रंजन भाई, आपके पास है ना ब्लूप्रिंट तैयार है ना? लेकिन एक रंजन भाई ये सारी प्रॉब्लम्स आप एड्रेस करते आए हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, आप सारी प्रॉब्लम्स एड्रेस करते आए हैं। अब तो जनता के बीच जा रही हैं चीजें। आरजेडी का तो अपना अंदरूनी सर्वे भी है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, इट मींस आपकी सरकार आ रही है। ब्लूप्रिंट तैयार है ना? फ्रॉम हर घर सरकारी नौकरी, उसके अलावा जितनी प्रॉब्लम्स आप गिना रहे हैं, ब्लूप्रिंट तैयार है ना आरजेडी के पास? मैं ये पूछ रहा हूं। एकदम ब्लूप्रिंट तैयार है, तैयार क्योंकि हमारे पास विजन है। हर चीज पे सारी चीजें हमने सोच करके कह रहे हैं, और किया जा रहा है। और सिर्फ उसी के थोड़े जीविका दीदी की ही बात हो रही है, और सारी चीजें भी होगी। और लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अभी जो है जनता को जो चाहिए, जो जन सरोकार की चीजें जो होनी चाहिए, लेकिन इनके नेता जब आ रहे हैं यहाँ, हिंदू मुसलमान करने पे लगे हुए हैं। ठीक है, वो बात अभी प्रेजेंट की कीजिए, द्वापर युग में चले जाते हैं। जनता को क्या भविष्य में चाहिए, उसकी बातें इनके नेता नहीं कर रहे हैं। इनके एक नेता है जो एमपी के पहले सीएम थे, वो व्यापम मॉडल लेके आ रहे हैं। व्यापम मॉडल आप लोग को मालूम होगा, व्यापम घोटाला जो अब तक का शिक्षा और के क्षेत्र में सबसे बड़ा और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा घोटाला है, वो मॉडल लाने की बात कर रहे हैं। और ये जो, और सही बात है, प्रधानमंत्री जी जो है पॉपुलर हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी में जुमलेबाज मानते हैं। और एक लास्ट बात कह के मैं अपनी बात 10 सेकंड प्लीज। अभी विवेक सर आ रहा हूं आपके पास। अभी रामविलास पासवान जी जो बहुत सम्मानित नेता रहे हैं बिहार के, वो पहले वो व्यक्ति थे जो 2002 में गुजरात दंगा के बाद उन्होंने रिजाइन किया था, और बाद में जब एनडीए ज्वाइन किए तो बार बार वो कहते रह गए मीडिया के सामने कि मेरा डिसीजन नहीं था, ये चिराग का डिसीजन था। क्योंकि रामविलास पासवान जी जैसे व्यक्ति कभी हनुमान किसी का नहीं बन सकता है, किसी का चेला नहीं बन सकता है, किसी की चाकरी नहीं कर सकता था। क्योंकि वो बराबरी लोकतंत्र संविधान में भरोसा रखते हुए सबकी सम्मान। और आपकी बात आ गई रंजन भाई, प्लीज आपकी बात आ गई। विवेक जी प्लीज आ जाइए स्क्रीन पे। पासवान जी का नाम भी ले लिया, बता भी दिया मीडिया के सामने आके क्या कुछ कहा, और ये भी अभी रंजन भाई ने कहा हिंदू मुसलमान, तो मुझे तुरंत चिराग पासवान जी की बात याद आ गई अभी। और AIMIM भी वही कह रही है कि जब बात मुसलमानों की आए तो वोट बैंक समझो, सिर्फ वोट बैंक समझो, और जब रिप्रेजेंटेशन की बात आए तो जीरो। ये LJP-R बहुत ज्यादा चिंतित है मुसलमानों के लिए, या फिर ये ध्रुवीकरण की कोशिश है? क्लियर कर दीजिए रोहित भाई। आप एक बात बिल्कुल क्लियर समझिए, समझ आइए। बिहार में जो ये महागठबंधन, ये कांग्रेस पार्टी और ये जो आरजेडी है ना, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने एक MY समीकरण दिया हुआ है, मुस्लिम और यादव। ये जातिवाद, एक जात दूसरी जात से लड़ा के अगला पिछड़ा अगला पिछड़ा, बस इनका और कोई उद्देश्य नहीं है। 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल इन लोगों का शासन रहा है। ठीक है, लालू जी और राबड़ी जी का। इनका देखिए आप, कोई विकास दूर दूर तक कहीं नहीं। यहाँ रोड, बिजली, नाली, जो भी कोई योजना थी, लोग यहाँ मेजर माइग्रेशन हुआ, गांव के गांव खाली हो गए, लोग भोजन के तलाश में लोग चले गए। पूरा गांव 12 करोड़ की आबादी, ये लोग कहाँ चले गए? इसलिए आप ये बताइए कि अगर इनकी सरकार अच्छी होती, क्यों 4 टर्म से यहाँ एनडीए और बीजेपी और सुशासन बाबू की सरकार है बिहार में, क्यों नहीं वापसी हो पा रही है? इनसे पूछिए, राकेश जी से पूछिए, अगर ये बहुत इंटेलेक्ट है तो इनसे एक बार पूछिए कि क्यों नहीं आखिर वापसी हो रही है। यहाँ जातिवाद, हमारी पार्टी का नाम ये ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी का भी हमारी समीकरण है हमारी पार्टी में। वो है महिला और युवा। वो पूरा कॉम्बिनेशन है, वो पूरे जात, पूरे धर्म को लेके चलना चाहते हैं हमारे नेता चिराग पासवान जी। इनकी तरह नहीं है कि हाँ अपने से मतलब है, आरजेडी से मतलब है कि हमारी को सीट हो गई, बाहर में जाए मुकेश सहनी, बाहर में जाए लेफ्ट, बाहर में जाए कांग्रेस का राहुल गांधी। ये लोग अपनी चिंता करते हैं कि हमारी बेटी हो गई, बेटा हो गया, अब वो कैसे होगा, वो सेट कैसे होगा। ये लोग परिवारवाद की बात करते हैं। कोई दूसरे यादव की बताइए ना,
अगर भाजपा और एनडीए की बात करेंगे तो देखिए ना, मोहन यादव जी वहां पर है, यहाँ नंदकिशोर यादव जी बिहार में है, हाँ। यहाँ अलग अलग आप अगर पूरी लिस्ट निकालेंगे तो हमारे यहाँ क्या है कि यहाँ पे कोई जात धर्म की बात नहीं है। हाँ। एक डिजर्विंग कैंडिडेट जो होता है, नहीं, ये बात वो आपकी हर- बिल्कुल ठीक है। मैं तो हर कह रहा हूँ जगह से डिजर्विंग लोग कैंडिडेट लेके हो, आते विनिंग हैं। तो कैंडिडेट हो, इनको बताइए कि लेकिन मुगाल झा साहब के ये आप लोगों का भी तो रोजगार हृदय मुगाल के- परिवर्तन हुआ है। झा सर, आप लोगों का भी तो हृदय परिवर्तन हुआ है। 2020 में जेडीयू ने खुलकर, नीतीश कुमार जी ने खुलकर कहा था ना किसकी वजह से उनकी सीटें कम हुई, उसमें आपकी पार्टी का नाम था। आपने तमाम प्रत्याशी उतार दिए थे, उनके वोट काट लिए थे आपने। तो इस बार तो सब ठीक है ना? रोहित भाई ठीक है, ये सब एक राजनीति में आप ये एक इतिहास कह सकते हैं कि ऐसा होता है, हुआ है। राजनीति का मेन मकसद ही लोकतंत्र में समझ होता है गया। सत्ता पे काबिज होना। ठीक है, कुछ हाँ। कॉम्बिनेशन, कुछ गलतियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन बाबू से हो सकती हैं, लेकिन अब अच्छा। आप देखिए ना, लगातार ठीक है। 4 टर्म से जो कोई मुख्यमंत्री कोई मजबूती से कोई है, उनके नाम पे मैंडेट है, एक स्वीकृति है हाँ। हर समाज में, तो हाँ। उसका नाम नीतीश कुमार जी है। ठीक अब आप देखिए ना, पिछले बार क्या 42 सीटें थी, हम्म। तो भाजपा का ये एक तरीके से बड़प्पन है, हाँ। एक तरीके से एनडीए परिवार का बड़प्पन है। देखिए, उनको मुख्यमंत्री बना के रखा। ठीक है। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ। पार्लियामेंट में तो हमारे मोदी साहब, हमारे नरेंद्र मोदी जी तो रहते हैं फेस, बहुत लेकिन बढ़िया। यहाँ स्टेट इलेक्शन है, विधानसभा का चुनाव है, यहाँ नीतीश कुमार जी के फेस पर चुनाव होता है। बहुत बढ़िया। यहाँ नीतीश कुमार जी ही मुखिया है। वाह। और मजबूती से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर से 5वां टर्म जो है यहाँ पे कंप्लीट करेगा एनडीए, और सरकार बनने जा रही है। Done। ये लोग पता नहीं किस क्या बड़ा किस दावा दुनिया आ में गया ये झा लोग सर रहते आपके हैं। साथ। मैं क्या आपके दिख रहा पास है वापस आ रहा हूँ। एक बार फिर से एक छोटा सा रिएक्शन संजय जी का ले लूं। संजय सर, अभी रंजन सर कह रहे थे, अभी राकेश रंजन जी आरजेडी प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी को कोई सीरियसली नहीं ले रहा बिहार में। फिर मैंने लोकसभा चुनावों के आंकड़े बहुत पुराने तो है नहीं, पिछले साल के ही हैं, 40 में से 30 एनडीए ही आया। आपको क्या लग रहा है, कितना सीरियसली लोग ले रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को कि नहीं ले रहे? नहीं, मोदी जी को सीरियसली लोग ना लें ऐसा संभव ही नहीं है। अगर नहीं लेते तो फिर इस तरह का, वो तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं। ट्रू। और सभाओं में भीड़, तालियां, और अपने अपने तरीके से लोगों का जो कनेक्ट करने का उनका तरीका है। अगर नहीं सीरियसली लेते तो कांग्रेस को क्यों कहना पड़ा इस बार बजट में कि लगता है कि ये देश का बजट नहीं है, ये बिहार का बजट है। हाँ। ये मोदी जी ने ही तो बिहार के हिस्से में जो चीजें दी थी वो सबके सामने है। वहां तो उन्होंने कोई आरजेडी, कांग्रेस, भाजपा और जेडीयू तो नहीं किया था, उन्होंने बिहार के हिस्से में चीजों को दी थी। और कल भी उन्होंने कहा मखाना किसानों को लेकर के, प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर के, समस्तीपुर और बेगूसराय में उन्होंने कहा कि केमिकल पेट्रोलियम की एक नई फैक्ट्री हम देंगे बेगूसराय में। क्या ये लोग नहीं सुनेंगे जब मोदी जी इस तरह की बात करेंगे? सही बात। मखाना किसानों की बात करेंगे तो लोग नहीं सुनेंगे। समस्तीपुर में वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के उस झोपड़ी नुमा घर में जाकर के सर नवाते हैं और वहां से ऊर्जा लेकर के तब फिर मंच से लोगों को एड्रेस करते हैं। ये भाव किसको अपील नहीं करेगा? इसलिए मैं ये नहीं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, और अगर वो उनका विजन है और उसके साथ विकास की चीजें क्लब है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की ताकत जुड़ी हुई है, उसको नहीं सीरियस कैसे लेंगे? जरा जाकर के जीविका दीदियों से तो पूछिए कि वो सीरियसली ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं। और 1,21,00,000 वो जो महिलाओं से तो पूछिए जिनके खाते में इस दिवाली और छठ के समय में 10,000 रुपए की राशि चली गई। बिल्कुल ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर विपक्ष को लगता है, विपक्ष मतलब कि इंडिया गठबंधन को, कि हमें एनडीए को रिप्लेस करनी है, तो आप मुद्दे पर बात कीजिए और थोड़ा व्यवहारिक पक्ष पर बात कीजिए। बिल्कुल शिक्षा की जो बात हो रही है, मैं 100% सहमत हूँ। ये बिहार सरस्वती की धरती रही है, और यहाँ पर प्राइमरी हो, हायर हो, यूनिवर्सिटी हो, कोलैप्स है। मैं इससे सहमत हूँ। अगर दूसरे राज्यों के साथ आप तुलना करेंगे बिहार का, तो बिहार कहीं खड़े। भाई 37 यूनिवर्सिटी है बिहार में, 93 यूनिवर्सिटी है गुजरात में। 14 करोड़ आपकी आबादी है और 7 करोड़ आबादी गुजरात की है। एक सवाल है ना, बड़ा वहां के जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, सूती मिल है, उसमें 55 लाख जो हैं वो बिहारी काम करते हैं। कहाँ से आ गए भाई? ये आंकड़ा कहाँ से आ रहा है? वहां के तो तेजस्वी जी ने ये जो कहा, ये बात थोड़ी मुझे भी अपीलिंग लगी कि भाई विक्ट्री आपको चाहिए बिहार में, फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में। तो ये बात थोड़ा विजनरी बात विपक्ष को करनी चाहिए। सही है कि हम आएंगे तो स्कूलों में बेहतर शिक्षक देंगे, क्वालिटी वाइज हम टीचिंग कराएंगे स्कूलों में,
टीचर स्टूडेंट रेशियो के साथ साथ बिल्कुल मैं सहमत हूं कि गेस्ट टीचर से कॉलेजेस में काम चलाया जाता है। सही बात है। जो परमानेंट टीचर नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में कितने टीचर बच गए हैं जो अब पढ़ाने की स्थिति में है? चार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाद भी हायर एजुकेशन क्या कहीं ना कहीं से कमजोर है, जो दूसरे राज्यों में। ये वो मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए। क्रिस्टल क्लियर विजन इस पर आना चाहिए। विजन मिशन क्या है, इन चीजों पर आना चाहिए और मजा आ जाएगा इन चीजों पर अगर बिहार का चुनाव हो। ये बातें आपने बिल्कुल सही कही। यासिर जी प्लीज इस पर बात रख दीजिए। ये तो लालू जी ने भी ट्वीट किया था, लालू जी की तरफ से भी आया था कि विक्ट्री चाहिए बिहार में और फैक्ट्री लगेगी गुजरात में। अगर ये चीज जनता को अपील कर गई तो दिक्कत हो सकती है। नहीं देखिए आरजेडी क्या है कि बड़ी बड़ी बातें कर रही है। हम बड़ी बड़ी बात नहीं करते, हम जमीन पे चीजों को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जो वादा किया था, जनता ने जब हम पे भरोसा किया है, हम उसको दिखा भी रहे हैं और आगे भी दिखाएंगे। बिहार का विकास सिर्फ घोषणाओं से नहीं हो सकता, ये आप समझ ले। क्रियान्वयन ही मानक मापदंड है, उसी से मापा जा सकता है जो क्रियान्वयन नीचे जमीन पे हो रहा है। आप कह रहे हैं कि हम तो हर घर में नौकरी दे देंगे। मैं जब सवाल पूछ रहा हूं कि कैसे देंगे तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके आरजेडी के प्रवक्ता और कांग्रेस तो इस बात पे ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है, वो चर्चा करती नहीं है, उसमें वो इंक्लूड ही नहीं होती है। हम ये नहीं कह रहे बेहतर शिक्षा, बेहतर स्कूल, ये जरूरत है बिहार के लिए, लेकिन इसको आगे कौन बढ़ाएगा? वो लोग बढ़ाएंगे जिनका इतिहास ही नहीं है इस तरीके का। वो तो सारे के सारे काम को ठप कर देंगे जो काम अब तक हुआ है। इसलिए जनता बिहार की इन लोगों से डरती है और हम लोग जनता को इसीलिए तो उन्हें बार बार ये बात बता रहे हैं कि सरकार जो है वो कौन सा काम करेगी। संजय कुमार जी ने सही कहा कि शिक्षा बेहद जरूरी है, स्कूल बनने चाहिए, स्कूल पे काम होना चाहिए, लेकिन जीविका दीदी एक हमारा सबसे बड़ा जो इस वक्त का मुद्दा है, उनसे जाके पूछिए महिलाओं को जो भरोसा है, जो महिलाओं के प्रति, महिलाओं को जो सरकार के प्रति विश्वास है कि सरकार ने अपराध पे लगाम लगाने की अपनी पूरी ताकत लगाई है। वो किसी को देख के कि अगर ये अपराधी है, जाति का है हमारे, तो उसके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा, ऐसा ये सरकार नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में ऐसा नहीं करती। और अब आइए, इनकी आदत है हिंदू मुसलमान जरूर करेंगे। राकेश रंजन जी ने भी ये बात लेके आए। भाई साहब, आपने तो पर्ची कांग्रेस के नेता के सामने पर्ची दबाव में पीछे संजय यादव वैसे तेजस्वी यादव के कान में कह के सुन लीजिए, कान में कह के अशोक गहलोत से पर्ची पढ़वाई कि उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुसलमान टकटकी लगा के आपका देख रहा है, जो वोट बैंक जो आपको वोट देता है, हमें तो वोट भी नहीं मिलता। हमारे पास तो ऐसा इतिहास नहीं है। हम तब भी सबका साथ, विकास, विश्वास और प्रयास की बात को जमीन पे चरितार्थ करते हैं। हम डरा धमका के गठबंधन में समन्वय नहीं है, गठबंधन में दबाव बना के सब पूरे भारत ने देखा कि स्टेज पे किस तरीके से संजय यादव ने तेजस्वी यादव के कान में जो दबाव बनाने की बात कही, वो गहलोत साहब ने पर्ची पढ़ के सुना दी। वो बेचारा जो मुसलमान आपके साथ MY समीकरण में पिछले 30 साल से लालू प्रसाद यादव को लालू प्रसाद बना दिया, लालू प्रसाद यादव के परिवार को बड़ा परिवार, एक ऐसा परिवार बना दिया कि उस परिवार से राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति किसी और के पास जा ही नहीं सकती आने वाले समय में। उसके लिए आपके पास कुछ नहीं है, उसके लिए कोई घोषणा नहीं, कोई मामला नहीं। ये बात भी बिहार के मुसलमान देख रहे हैं और बिहार के मुसलमानों को रोहित भाई आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप तो हम पे विश्वास नहीं करते वोट के मामले में, लेकिन कम से कम राकेश रंजन जी की पार्टी का चरित्र आपके सामने खुल गया है, फैसला आपको लेना है। ठीक है रंजन सर, ये बड़ा आरोप आप पर, हालांकि आपने खुद ही जिक्र कर दिया, गिरिराज सिंह ने जो कुछ कहा वो तो बता ही रहे, हमें तो वोट ही नहीं करते, लेकिन आप बताइए आपने सिर्फ उनको वोट बैंक बना दिया क्या? सिर्फ वोट बैंक? AIMIM भी कह रही है सिर्फ दरी बिछाएंगे, दरी बिछावन मंत्री बनाएंगे और कुछ नहीं। रोहित भाई, हमने तो पूछा था बीजेपी के प्रवक्ता से कि आप बता दीजिए ना कि कितने कैंडिडेट को इस बार, कितने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारे हैं। अरे भाई साहब, हमने तो कह दिया कि हमारा मानक मापदंड तय नहीं है कि हम धर्म आधारित वोट और टिकट करें। मजबूरी समझ सकता हूँ गिलानी भाई, आपकी मजबूरी आप मत समझिए। मैं चुनाव लड़ चुका हूँ 2012 में दिल्ली जैसी जगह से। आप मेरी मजबूरी मत समझिए, बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ चुका हूँ, तो आप मेरी मजबूरी मत बताइए।
किसी मेरी चीज मत का, बताइए। लेकिन बस घुमाते आपका रहे मानक सारी मापदंड हो चीजें। सकता है मुसलमान को तुष्टिकरण का केंद्र नहीं, बिंदु नहीं, बनाना, इतिहास की बातें आप अपीलमेंट की करेंगे। पॉलिटिक्स के आप बादशाह सुनिए हैं, ना, हमारा नहीं है। हमारा मानक जिसका मापदंड है इतिहास- सबको साथ लेके जिसका चलने का। इतिहास दागदार होता है ना, उसको इतिहास की बातें नहीं करनी चाहिए। आपका इतिहास तो यदि उलाटा जाए तो आजादी की लड़ाई से अब तक दागदार है। और नहीं, मुसलमानों लालू के प्रसाद प्रति यादव का तो पता नहीं कौन हमेशा सा आप परिवार दंगाई आजादी की लड़ाई में लड़ रहा था। बताइए आजादी की लड़ाई में लालू प्रसाद यादव का कौन सा, उनके खानदान का कौन व्यक्ति लड़े थे, कर एक नाम बता दीजिए। बेकार की बात मत करिएगा, इतिहास मत बैठाइए। मैंने भी छात्र दिन की राजनीति करी हुई है, तो मुझे मत ये सब समझाइए राकेश जी। मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, वो आप ये मत बताइए कि आजादी की लड़ाई में लालू प्रसाद यादव ने डंडा लेके, उन्होंने, उनका खुद का बयान है पार्लियामेंट के अंदर कि जब मैं पैदा हुआ था उससे 1 साल पहले अंग्रेज भाग गया था। वो भी लोगों को याद है पार्लियामेंट का। ये लालू प्रसाद यादव का बयान है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, बोलिए रंजन जी, बोलिए। 20 साल सत्ता में, 20 साल एक युग होता है महाराज, 20 साल एक युग होता है जी। और अब कह रहे हैं कि नहीं शिक्षा तो सुधरनी चाहिए। 20 साल से क्या कर रहे थे? झाल बजा रहे थे आपके नेता और आप। अरे आप मुसलमानों पे बात जीविका करिए दीदी की ना। बात कर रहे हैं ना, जीविका उप मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे जीविका मुसलमान को? दीदी हर एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बिहार का मुसलमान पूछ रहे हैं आपसे। कंपनियों ने मैं उनके माध्यम से पूछ रहा हूँ। में डूबी हुई है, इतना काम किए हैं आप, लेकिन फिर भी जीविका दीदी को ये आप छोड़ दीजिए, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति के लिए प्रख्यात है आप, विख्यात है आप। आपसे बड़ा कोई धर्म की राजनीति और जात की राजनीति भारत में लाने वाले आप लोग हैं। आपको मुबारक, लेकिन मुसलमान को बनाएंगे या दरी बिछाएंगे सिर्फ मुसलमान? के लिए भूत दे सके, तो ये तो व्यवस्था आपने बना के रखा है। रसोईया जो दीदी है उनका वेतन मालूम है आप लोग? अब इतना दबाव पड़ने के बाद विपक्ष 3300 रुपया किए हैं और 15 साल से वो कट रहे हैं। नहीं आएंगे, रसोई पे रहिए, जीविका दीदी पे झूठ बोलिए, भ्रम फैलाइए, भ्रमित करिए बिहार के लोगों को। बिहार की जनता विश्वास नहीं करने जा रही है आपके ऊपर। और मुसलमान, सीमांचल के मुसलमान, पूर्वांचल के मुसलमान आपसे पूछ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे आप उनको? लोगों से भरा पड़ा है आपका बीजेपी, चाहे अनुराग ठाकुर। अरे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या मुसलमान को? या अब्दुल बारी सिद्दीकी ऐसे ही घूमते रहेंगे कागज पेन लेके? अभी कलम लेके घूमते रहेंगे बारी सिद्दीकी? बिहारी फर्स्ट, जब टिकट देने की बारी आई तो भांजा फर्स्ट, जीजा फर्स्ट, अरे तो ये सारी चीजें। एक और उनके पार्टनर हैं, जब टिकट देने की बारी आई तो समझन फर्स्ट, समझी फर्स्ट, बेटा फर्स्ट, और एक और पार्टनर जो है ना उनके लिए पत्नी फर्स्ट। आप किस मुंह से कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दानापुर का टिकट बेटी को, छपरा का टिकट बेटे को, राघोपुर का टिकट बड़े बेटे को, छोटे बेटे को। पिछला चुनाव आप देख लीजिए, राबड़ी देवी को। कौन तीसरा है आदमी बता दीजिए? आप सवाल उठा रहे हैं जीजा जी पे। किसके बेटे हैं? संतोष सुमन किसके बेटे हैं? अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं, किसके बेटे हैं? जनता एंजॉय कर रही है, जनता एंजॉय कर रही है। जनता को भी ये सब अच्छा लग रहा होगा इस वक्त। बिहार की जनता बहुत स्मार्ट है। मैं आऊंगा आप दोनों के पास। झा सर, विवेक झा जी, विवेक जी देखिए, बार बार आरजेडी को आपकी बहुत चिंता है। मैं तो आपको बता रहा हूँ आरजेडी आपकी बहुत चिंता कर रही है। बात करेंगे मैं तो बता रहा हूँ चिराग मॉडल क्या है बता दीजिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के अलावा भूमिका बता दीजिए मुझे। वो तो आरोप लगा रहे हैं देखिए आप पर कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सिर्फ कैमरा और टीवी माइक पर। एक बात आप समझ लीजिए, राकेश भाई से पूछ लीजिए कि इनकी जो राजनीति है ना बिहार में, वो कहीं न कहीं मुस्लिम और यादव पे ही घूम रही है। ये इनका जो समीकरण है ना, मुस्लिम में ये क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा डोनेशन देगा, सबसे ज्यादा पार्टी को चंदा देगा, आप मिला लीजिएगा मेरी बात। मैं साफ बात रखता हूँ। ये उसको राज्यसभा देते हैं, लोकसभा देते हैं। और यादव में सुन लीजिए राकेश जी, सुन लीजिए आप, कड़वी सच्चाई आपकी पार्टी की। और यादव में ये क्या करेंगे, कभी मिश्रा जी को देंगे। अब यहाँ देखिए राम कृपाल यादव जी को दानापुर से जो है भाजपा लड़ा रही है, पूरा एनडीए कैंडिडेट है। इनके जो है वो समझिए कि एक तरीके से परिवार के वो राम थे वो। और लालू जी ने देखिए उनको काट के उनकी अपनी बिटिया को जो है मीसा दीदी को जो उन्होंने टिकट दे दिया। तो ये लोग क्या है कि ये मुस्लिम यादव वाला कॉम्बिनेशन है। इनको बिहार में विकास से कोई मतलब नहीं है। जातिवाद इन्होंने जिस तरीके से
इन्होंने फैला के रखा है। कास्ट कॉम्बिनेशन है। महाराज रोहित भाई आप उत्तराखंड से हैं, मुझे पता है। पोखरियाल मेरे बहुत सारे मित्र हैं जी सर, मैं जी। आपको पटना में आपको न्योता देना चाहता हूँ, आप आइए। आ रहा हूँ 2 दिन पटना, आप आ रहा हूँ रहेंगे तो आ आप रहा भी ये देखेंगे यहाँ कितने कास्ट कॉम्बिनेशन है। आपके बगल में कोई बैठेगा ना हाँ। तो आपके भी जहन में यहाँ लगेगा कि आ हम रहा लोग हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। जहाँ सर हम लोग के जहन में invitation ये रहता है कि accepted। भैया किस राज्य के जहाँ रहने सर वाले अब हैं। पटना आके बिहार आपसे में मुलाकात कर रहा हूँ सुन मैं। लीजिए मेरी बात। हाँ। बिहार में आप रहेंगे ना तो 20 आपके seconds, दिमाग में हाँ। आएगा भाई ये किस जात का बैठा हाँ। है, ये किस जात का अगड़ा है, पिछड़ा है, क्या है, सवर्ण है, पिछड़ा है। ये मतलब यहाँ ये कॉम्बिनेशन किसने शुरू किया? ठीक है। कि लालू जी और उनके परिवार ने इनको ये तो विकास जनता, डेवलपमेंट अब के जनता मतलब बता बनना है। देगी इसका जवाब 14 यहाँ तारीख को, एनडीए की लेकिन मैं आ रहा हूँ सरकार बनी, पटना। नीतीश संजय कुमार सर जी प्लीज और कंक्लूड कर बीजेपी दीजिए मेरा शो। एनडीए संजय सर मिलकर प्लीज बिहार कंक्लूड को कर दीजिए मेरा शो। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, जातिगत महाराष्ट्र के समीकरण चुनाव में हावी लाना चाह रहे हैं। कि परिवारवाद इनकी हावी बात करने कि वाली विकासवाद की बातें हावी, या फिर जातीय समीकरण जो कि हमेशा से हावी? कोशिश की जाती है कि जातीय तवे को गर्म किया जाए हाँ। और उस पर बूट की रोटी सेकी वाह। जाए। ये पार्टियां करती है, वाह। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा जी। सकता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं हाँ। कि जो 15 से 29 साल का जो 58% जो आबादी है जी। वो अब इससे बाहर निकलने के लिए तैयार है। यस। जाति से उसकी जरूरतें पूरी नहीं होगी। उसकी जरूरतें पूरी होगी जब उसके हिस्से में रोजगार और नौकरी का कोई ब्लूप्रिंट आएगा। एक दूसरी बात, जो 3,64,00,000 महिला वोटर हैं बिहार में, और पिछली बार भी 2020 के चुनाव में भी 59% करीबन 60% ठीक है। महिलाओं ने वोट किया था। 54% पुरुषों ने, करीब 59% महिलाओं ने। जी। वो महिला देखती है कि हमारे हिस्से में क्या आने वाली है। उनको आप जाति में नहीं बांट सकते। वो एक क्लास है, उनकी एक अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, और उस कंस्टिट्यूएंसी को एनडीए कहीं ना कहीं से, और खास करके नीतीश कुमार, इस सच्चाई को राकेश जी स्वीकार करें न करें, लेकिन साइकिल पोशाक से लेकर के दिस इज बिग, दिस इज बिग। अब जनता भी, जेनजीज भी, यूथ भी चेंज के लिए तैयार है। और जो बातें संजय जी कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ संजय सर, सबसे ज्यादा कनेक्ट यूथ हो, चाहे मैच्योर्ड पुरुष हो, महिला हो, वो आपकी बातों से ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत इंटरेस्टिंगली तमाम चीजों को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच संजय जी, आप आते मेरे शो पे, इट्स अ प्लेजर। थैंक यू सो मच, नमस्ते। जा सर, प्लेजर, थैंक यू सो मच, आप आए, नमस्ते। जिलानी साहब, ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर राकेश, थैंक यू, आप आते हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।